आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनवीएन के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुजफ्फर गजाली। मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करना बंद कीजिए। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उस अजमेर की दरगाह पर चादर भेजी है जिस पर विष्णु गुप्ता ने अभी कुछ दिन पहले एक मुकदमा दायर करके वहां शिव मंदिर होने की बात कही थी और अदालत ने सुनवाई के लिए उसे कबूल करके सर्वे का ऑर्डर दिया था। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ आनंद तिवारी साहब हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ अरुण कुमार शर्मा जी हैं जो संघ के बहुत जमाने तक मेंबर रहे और अब वो पॉलिटिकल विचारक हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप माथुर साहब हैं जो आईआईएमसी में प्रोफेसर रहे हैं। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है। तो पहला सवाल अरुण कुमार शर्मा जी आपसे है कि ये चादर भेजने के पीछे क्या संदेश है जो देना चाहते हैं मोदी जनता को, देश को, और या आरएसएस ने जिस तरह की बात कही है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्या है इसके पीछे संदेश? जी सर, पहले तो मैं आपको, क्योंकि अजमेर शरीफ में उर्स लग रहा है 10 दिनों का, 813वां उर्स है ये, उसकी जो अकीदतमंद हैं मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और पहले मैं शुरुआत करूंगा अच्छे से। मतलब नसरुद्दीन चिश्ती साहब जो हैं वहां के खैर ख्वाह हैं और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मोइनुद्दीन हसन चिश्ती साहब की दरगाह पर जो लोग आ रहे हैं, मतलब जो जियारत करने लोग आ रहे हैं, ये उनके लिए संदेश दिया है उन्होंने कि नरेंद्र मोदी साहब 4 तारीख को उनकी तरफ से चादर चढ़ाई जाएगी। और उन्होंने जो बयान दिया है वो बड़ा चर्चा का विषय है। उन्होंने कहा है कि यह उन लोगों को करारा जवाब है जो जबरन धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप ध्यान से अगर सुने तो कामयाब नहीं हो रहे, वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोशिश में लगे हुए, लेकिन 5-6 महीने से मंदिर मस्जिद की राजनीति में भी लगे हुए हैं। यहां पर चोट की गई है जो मोदी साहब की पार्टी है, उन्हीं की और उनका इशारा है। उन्होंने कहा लेकिन हमें मंदिर मस्जिद के विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस देश की एकता और अखंडता की जरूरत है। साहब, यह संदेश कहां से आ रहा है? यह संदेश आ रहा है उस पीर से, उस पैगंबर से, जहां से भाईचारे का संदेश आज नहीं 813 वर्ष पुराना है ये। और कहा क्या है उन्होंने कि हमारा देश तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। जब तक यहां सबका सम्मान, सबका विकास होता रहेगा तब तक देश आगे बढ़ता रहेगा। और ये चादर मोदी साहब निजी तौर पर नहीं चढ़ा रहे। 1947 से यह रीत लगातार चली आ रही है। वो उसी रीत का अनुसरण कर रहे हैं जिस रीत को हिंदुस्तान की शख्सियत मानती है। कब से? जब से बंटवारा हुआ। मतलब जो अजमेर चिश्ती साहब की दरगाह है वो किसी एक धर्म से या किसी एक देश से या किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ संदेश नहीं देती। मेरा बिल्कुल साफ मानना है कि जो हिंदू है वो चाहे मुसलमान है, क्योंकि मैं वहां पर 2-3 बार जियारत करके आया हूं और मेरा तो घर है अजमेर में। मेरे चाचा जी रहते हैं पिछले 45 वर्षों से। वो A क्लास गार्ड हुआ करते थे रेलवे में, तो आमतौर पर हम जाया करते हैं। और 1-2 बार 3 बार हम सिर्फ अजमेर इसलिए गए हैं कि हमें अजमेर शरीफ दरगाह पर माथा टेकना है।
और क्योंकि वहां पर जो शॉप नंबर 1 है वो डॉक्टर हैं होम्योपैथी के, वो बड़े बड़े अच्छे मित्रों में से हैं और वो पूजे जाते हैं वहां पर। वो मुझे खुद लेकर गए थे, उन्होंने अजमेर शरीफ की सारी दरगाह में जहां जहां जो जो होता है उन्होंने बड़ी तफसील से बताया था मुझे। अब बात जी ये आती है कि जब आप अपना नाम लेकर भेज रहे हैं, आप ये नहीं कहेंगे कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उस रीत को निभा रहा हूं जो इस देश ने ओढ़ रखी है। अभी तो कल सुबह उनकी चादर जब चढ़ाई जाएगी तो चिश्ती साहब का भी संदेश आने वाला है। मैं ऐसा मानता हूं कि रूहानियत या सूफियत में कोई भी शक्ल नहीं होती, सिर्फ संदेश होते हैं। और जो हमारी हदीसें हैं वो कहती क्या है? वो यही कहती है कि आप प्रेम से रहो, आप आपसी भाईचारा निभाओ, आप आपसी मुलाकात जो है उसको अच्छा रखो। और मुस्लिम धर्म में जो हमारी कुरान शरीफ है, मैंने बहुत सारी आयतें पढ़ी हैं, उसमें मतलब उसमें पाबंदी दी गई है कि अगर आपका भाई या आपका पड़ोसी भूखा है तो आपके यहाँ चूल्हा अगर जलता है और उसका धुआं उठता है और आपके पड़ोसी को पता चल जाता है तो आपका खाना हराम है, सूद हराम है, जी सोना शर्मा जी, हराम मैं है। आता हूँ तो आपके पास। इतना अच्छा संदेश जो है वो हमारा देश जो है दे रहा है, और उस समय हिंदू मुसलमान करना कम से कम मेरे लिए वो गवारा नहीं होगा। जी 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 आनंद तिवारी साहब, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे ये मेरा सवाल है कि एक तरफ देश खोदो अभियान चल रहा है और दूसरी तरफ उस पीर पर या उस मज़ार पर चादर भेजी जा रही है जिस पर खुद हिंदू सेना के एक व्यक्ति ने मुकदमा कर रखा है कि वो एक शिव मंदिर पर बनाई गई दरगाह है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप सारे लोगों को उसके उर्स के मौके पर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये विवाद जो चल रहा है इस पर समय क्या है, पहले आप इसको देखिए। और ये तो ये जो मोदी जी चादर भेज रहे हैं ये कोई नया नहीं है, ये लगातार हमारे देश के शीर्षस्थ लोग भेजते रहे हैं और मोदी जी भी 11वीं बार वहां भेजने जा रहे हैं। और केवल भारत के ही नहीं, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष वहां आते हैं, वहां शीश नवाते हैं और दुनिया भर में शांति का संदेश देते हैं, शांति की आकांक्षा करते हैं। पहली बात तो ये कोई नई नहीं है। लेकिन अभी जो विवाद चल रहा है, ये विवाद क्या है साहब? तो मोदी जी विज्ञापन के मास्टर हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली में चुनाव होने वाला है और वो अपना उस चुनाव का इस बार सीधे सीधे, और जाहिर सी बात है कि इस बार दिल्ली का चुनाव मोदी जी अपने समय का सबसे विकटतम दौर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो चुनाव इस दौर में लड़ने जा रहे हैं कि जो उनका सबसे बड़ा आका है, राष्ट्र सेठ जिसको उन्होंने बनाए हैं, उसके ऊपर भयंकर बादल, संकट के बादल छा गए हैं। अमेरिका में तीनों मुकदमे इनके क्लब करके इनके ऊपर मुकदमा चलना लगभग निश्चित हो गया है। ये आप अब उस पर चलेगा। और इस बीच आप देखिए, इस चादर जाने से पहले का फैसला क्या है साहब? तो ये नए वर्ष में ही एक है, दिल्ली चली मोदी की ओर। अब दिल्ली का चुनाव सीधे सीधे मोदी लड़ने जा रहे हैं, मतलब मोदी वर्सेस केजरीवाल होने जा रहा है। और केजरीवाल की ताकत क्या है? तो केजरीवाल की ताकत पंजाब के पंजाबी हैं, सिख हैं। केजरीवाल की ताकत वहां का मुसलमान है और केजरीवाल की ताकत वहां का मॉडल है। ये तीन उनके जो केजरीवाल के प्लस पॉइंट हैं और इन तीनों पर अपने तरीके से घेरेबंदी करने की प्रोसेस है मोदी की। उसके लिए क्या वो कर रहे हैं साहब? तो पंजाबियों पर करने के लिए जो उनके घोर कट्टर विरोधी रहे, जिसका आरएसएस आज तक विरोध करता रहा है और अपना मोदी भी विरोध करते रहे हैं, पंजाबी सिंगर दिलजीत उनके यहाँ 1 तारीख को आता है, उसको बाकायदे अपना लाव लश्कर के साथ उसका स्वागत किया जाता है। तो एक किल काटा तो वहां दुरुस्त करते हैं। दूसरा किल काटा जो उनका शिक्षा का मॉडल है, स्वास्थ्य का मॉडल है, उसके लिए उन्होंने कहा कि पहली बार उन्होंने सावरकर विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। माने उनके जो शिक्षा का मॉडल है उसके समानांतर वे कह रहे हैं कि हम सावरकर का मॉडल लाएंगे और अब देश में शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। और जो सबसे बड़ा जो उनका
वोटर बैंक है अपना मुसलमान, उसके लिए उन्होंने चुना है अजमेर के पर उनकी चादर इसके पहले भी जाती रही है, लेकिन इस बार मार्केटिंग कुछ ज्यादा की जा रही है। अब उसकी मार्केटिंग ज्यादा क्या की जा रही है? तो साहब जो उनके अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी, उनके साथ किया गया, और इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके सबसे विश्वस्त सलाहकार हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो लेकर के जा रहे हैं। और उसका वहां पर स्वागत किससे करवाया जा रहा है? तो साहब चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सलमान चिश्ती उसका स्वागत कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई ये तो 140 करोड़ के सम्मान के लिए ये चादर आ रही है। तो ये बात कोई नया तो नहीं है, दुनिया भर से तमाम देश वहां चादर भेजते हैं। और उसका विरोध कौन कर रहा है? तो साहब उसका विरोध में खुलेआम उसका विरोध कर रहे हैं जो 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 उनके अपना प्यादे हैं हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता साफ कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से मोदी चादर भेजे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री चादर उसको भेजे इस पर हमें आपत्ति है, क्योंकि हमारा मुकदमा अजमेर कोर्ट में लंबित है, उस पर इसका असर पड़ सकता है। तो यह कहीं न कहीं से पूरी लामबंदी है, और जिस तरीके से आरएसएस और इनकी पूरी गैंग चुनावी प्रक्रिया में उतरता है और दोनों तरीके की बातें करता है कि एक तरफ विरोध होगा और एक तरफ समर्थन होगा, लेकिन उनको सत्ता का स्वाद चखना है। उस सत्ता का स्वाद चखने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी पूरी तरह से कटिबद्ध है। विष्णु गुप्ता उसके बिल्कुल अंग है, और उसका सीधे अंग है उसके मोदी जी। तो मोदी जी को खुली छूट है कि तुम जो चाहे सो करो, अपना सर कटा दो, अपना माथा पीटो, या जो भी तुमको करना करो, लेकिन दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो। आज की तारीख में उन्होंने एन प्रकार महाराष्ट्र में सत्ता स्थापित कर ली, हरियाणा में सत्ता स्थापित कर ली। अल्पसंख्यक होने के बावजूद आज की तारीख तक चुनाव आयोग में 70 सीटों पर सीधे चीजें वहां पर उनकी धांधली पकड़ी गई है, लेकिन दिल्ली पर भी काबिज हो गए। अब आने वाले दिनों में 2 जगह इनका भयंकर तरीके से संघर्ष होने वाला है, एक दिल्ली में और एक बिहार में। दोनों जगह ये अपना मैं आता हूँ दूसरे राउंड में आपके पास, मैं दूसरे राउंड में आता हूँ। एक सवाल और ले लेते हैं अपने माथुर साहब से। तो माथुर साहब, अभी आनंद प्रकाश तिवारी साहब ने एक बात कही अरविंद केजरीवाल की, तो आपसे मेरा ये सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस को खत लिखा है और बीजेपी के बारे में मालूम किया है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? और जो ये चादर भेजी गई है इसके द्वारा क्या संदेश देना मकसद है? जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि चादर भेजने से दिल्ली के चुनाव पे कोई असर पड़ने वाला है। अगर मोदी साहब और उनके सलाहकार ये समझते हैं तो मैं समझता हूं कि वो एक बड़ी राजनीतिक अदूरदर्शिता की बात कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली का जो मुस्लिम वोटर है वो किसी भी हालत में, चाहे चादर भेजे ना भेजे, वो बीजेपी को वोट देने वाला नहीं है। या तो वोट आम आदमी पार्टी को देगा या कांग्रेस को देगा, तो बीजेपी को तो उसका कोई लाभ होने वाला है नहीं। मुझको लगता है यह है कि ये जो चादर भेजने की जो बात है या इसके पीछे जो राजनीति है वो ये दर्शाती है कि मोदी साहब को एहसास होने लगा है कि अब उनके नीचे से जमीन अब खिसक रही है सारे मुल्क में। मतलब वो ये मोदी साहब की जो राजनीति और उनके समर्थकों की राजनीति जो वो ये कहती थी कि हमको मुसलमानों की वोट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 80% देश में हिंदू रहते हैं, वो हमें वोट देते ही देते हैं, तो 20% मुसलमान हमें वोट दे ना दे हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ये बात जो है बड़े जोरों में कही जा रही थी। अब उनको समझ में आ रहा है कि अब ये बात स्थिति नहीं है, अब उनको हर एक वोट के लिए, हर एक तबके का समर्थन प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि ये चादर भेजने की जो वो है ये कोई चेंज ऑफ हार्ट शो करती है। ये एक टैक्टिक्स है जो कि मैं समझता हूँ काफी भोली किस्म की टैक्टिक्स है, क्योंकि जो लोग जानते हैं मोदी साहब की राजनीति वो सब जानते ही है कि उनके मन में क्या है, वो क्या करते आए सब है। सबको पता है कि मोदी साहब ने एक बार टोपी पहनने से इनकार कर दिया था क्योंकि मुसलमानी टोपी लग रही थी। वो मतलब सभी जानते हैं जो उन्होंने कहा बुजरा, और ये सब कोई नई बातें तो है नहीं, पब्लिक मेमोरी इतनी शॉर्ट तो है नहीं। तो अब ये कि ये क्यों किया जा रहा है, मेरा मानना तो ये भी है कि जो
और मैंने लिखा भी है, मेरे मित्रों ने भी इस पे लिखा है कि जो मोहन भागवत साहब का जो पिछले दिनों जो बयान आया, जो कि बड़ा चर्चा में रहा कि भाई हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर ना देखा जाए, सब ये भी एक सोची समझी रणनीति है जिससे कि चीजें और जो है हाथ के बाहर ना जाए और उनका जो समर्थन जो है वो ना हो। देखिए ऐसा है कि जो बीजेपी को सफलता मिली 14 में और 19 में, वो एक भावनात्मक उन्माद था, एक इमोशनल एक सरचार्ज लोग थे, और ये इमोशनल जो है बहुत दिनों तक नहीं रहती है। जब वो कूल डाउन हो जाती हैं तब आदमी को रीजन दिखाई देने लगता है। तो इमोशंस का जो है जोश ठंडा पड़ गया तो सबको दिखाई दे रहा है कि असली मुद्दे बेरोजगारी है और बढ़ते दाम है, लो इनकम वो है। अब आप अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर देखें तो जो गवर्नमेंट कहती है उससे बिल्कुल अलग सिचुएशन है। इंपोर्ट्स आपके गिर रहे हैं, जो प्रोडक्शन है वो एक लार्जर सेक्शन जो है उनमें बहुत कम हो रहा है, जो कंजम्पशन है। तो तमाम इस तरह के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है जिसके बारे में लंबी बात की जा सकती है। तो उनको अब एहसास हो गया है कि अब जो है क्या करना चाहिए, वो ही कांट टेक थिंग्स सो फॉर ग्रांटेड। और ये जो है मेरे हिसाब से ये सब जो है उनकी एक घबराहट का और कमजोरी का जो है क्या करना चाहिए एक एक्सप्रेशन है। जी, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। सलीम साहब क्या कहते हैं कि क्या ये फेस सेविंग की कोशिश है? अपने चेहरे से उस पर्दे को हटाने की बात है कि जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, उस नारे को जस्टिफाई किया जा रहा है इस चादर को भेजने के जरिए। देखिए मेरा ख्याल है कि मोदी जी का दो चीजें, एक तो वो चौंकाने वाले हैं, अभी ये बात आई थी, वो चौंकाने वाले फैसले करते हैं। 10 बार इससे पहले भेज चुके हैं, 11वीं बार उनके सामने एक चॉइस थी कि ये बहाना बना के चादर नहीं भेजते कि मामला कोर्ट में है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो है वो चादर भेज दी। मेरा ख्याल है ये जो फैसला उन्होंने किया है उसके पीछे जो बात हो सकती है वो ये है कि सरसंघचालक मोहन भागवत ने जब एक समझदारी का स्टैंड लिया, अब उसकी जो भी सियासत हो उसको उसमें मैं नहीं जाना चाहता, और उन्होंने कहा कि भाई राम मंदिर के बाद अब ये मामला खत्म होना चाहिए। तो मोदी जी ने उनसे अपना स्कोर वो करने के लिए उनके पीछे पहले तो ट्रोल्स को लगाया, उसके बाद साधु संतों को लगाया, और उसके बाद ऑर्गेनाइजर के एडिटर से भी अपने उसके खिलाफ मजमून लिखवा दिया, एडिटोरियल लिखवा लिया, संपादकीय लिखवा दिया। तो अब ये जो सिचुएशन पैदा हुई, इसमें भागवत साहब एक निहायत सोबर लीडर बन के सामने आ गए, और उनके खिलाफ मोदी जी की गैंग जो है वो एक कट्टरवादी टाइप की, चूंकि मोदी उनके सरदार है तो वो खुद भी उनका कट्टरवादी इमेज बन गया। अब उनकी ये समझ में आया कि ये अच्छा मौका है कि मैं जो है वो अपनी जो छवि है उसको थोड़ा ठीक कर दूं, इसलिए कि मैं एक चादर भेज दूंगा तो गजाली साहब जो है उसके ऊपर एक डिबेट रख देंगे और फिर उनकी खूब तारीफ तौसीफ होगी और लोगों को लगेगा कि भागवत क्या है, भागवत से तो महान मोदी है, वो उनसे ज्यादा उदार व्यक्ति है। तो ऐसी एक ख्वाहिश उनकी रही होगी, इसलिए उन्होंने उस ट्रेडिशन को जो 10 साल से निभाते आए हैं उसको आगे बढ़ाया, लेकिन ये एक अच्छी बात। जी शर्मा जी, जो अभी सलीम साहब ने कहा, इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे मालूम करना चाहता हूं कि क्या वो अपना फेस थोड़ा सा लिबरल दिखाना चाहते हैं या इसके पीछे भी एक पॉलिटिक्स है? आप क्या कहते हैं इस बारे में? उसका आधार आप देखें। हेडगेवार साहब जब जेल गए और जब जेल से वापस आए तो उन्होंने क्या कहा था कि हमको नहीं पढ़ना इस झगड़े में, देश की आजादी के झगड़े में हमको नहीं पढ़ना, हम तो अपना हिंदुत्व वाला एजेंडा चलाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आपको याद होगा उसके बाद 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश की आजादी का जो आंदोलन हुआ था उसमें हिस्सा नहीं लिया था, और 1947 के बाद जब देश की आजादी हो गई तो उसके बाद इन्होंने कभी झंडा नहीं लहराया, तिरंगे को एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि मुसलमानों ने तिरंगे को एक्सेप्ट किया था सर। उन्होंने अपनी छाती पर लगाया इसको। मेरे बहुत सारे मुसलमान भाइयों ने बलिदान दिया है, अपनी जान न्यौछावर की है। तो कौन है टेररिस्ट, कौन है उग्रवादी?
मैं स्पष्ट कर रहा हूं आप बिल्कुल आपको। और तो और ये जो बड़नगर में पैदा हुए, ये कहते हैं मैंने वहां चाय बेची थी। अब 6 साल की उम्र में बड़नगर में ये कहते हैं मैंने चाय बेची थी। 1973 में जो वास्तविक रेलवे स्टेशन है ना वो बनाया गया था, वहां से सिर्फ पटरियां जाया करती थी। तो जो ऐसा झुठेला आदमी है, पग पग पे झूठ बोलता है, अपनी मां से झूठ बोलता, अपने परिवार से झूठ बोलता, अपनी पत्नी से झूठ बोलता, बल्कि उसका तो ये दगाबाज है। तो ये चादर भेजना जो आपने कहा है ना, ये उनकी मजबूरी इसलिए नहीं है कि केस चल रहा है, ये मजबूरी इसलिए है कि देश का प्रधानमंत्री वहां पर चादर भेजता है। ना भूलें 1947 से यह प्रथा है। अगर यह प्रथा पहली बार टूटी तो उनको घसीट दिया जाएगा, छोड़ेगा नहीं कोई भी, सीधे सीधे देशद्रोही कहलाएंगे। उन्होंने चादर भेजकर जो अपने इज्जत की चादर है उसको ढांपने की कोशिश की है। इनकी एक उंगली, मैं हाथ की बात नहीं कर रहा, उंगली की बात कर रहा हूं, इनकी एक उंगली कुछ इशारा करती है तो दूसरी उंगली कुछ और इशारा करती है। ये वो लोग हैं जो रंगे सियार हैं। मैं इन पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं इनके बीच में से उसी काजल की कोठरी से निकल कर बाहर आया हूं। मुझे पता है कि ये चाहते क्या हैं, कहते क्या हैं, सुनते क्या हैं, करते क्या हैं, सब में भेद है सर। कोई एक बात में भी इक्वेशन एक जैसी नहीं है, हर एक बात में फर्क मिलेगा आपको। तो मैं मोदी साहब पे विश्वास नहीं करता। ये बिल्कुल उनका हार्डकोर चेहरा है कि मैंने चादर भिजवाई है। दरअसल ये देश के प्रधानमंत्री ने चादर भिजवाई है। जी जी आनंद तिवारी साहब, आप अगर देखें तो जो सूफी परंपरा है उसमें किसी भी दरगाह पर जो लंगर चलता है वो वेज होता है, नॉन वेज लंगर नहीं होता, क्योंकि सूफियों की ये परंपरा थी कि यहाँ सबके लिए द्वार खुले हैं, कोई भी आए और उसको एक जैसा ही लंगर मिले, एक जैसा खाना मिले और उसमें कोई भेदभाव ना हो। तो यही परंपरा अजमेर की उस जमाने से लेके आज तक चली आ रही है। वो ऐसी जगह है जहाँ सद्भाव संभाव की भावना उजागर होती है। ऐसी सर जगह एक पर मिनट के लिए बीच में, एक मिनट के लिए टोक रहा हूं आपको। वहां पे एक दरवाजा है जो इस बात की गवाह है कि ख्वाजा साहब सर्वधर्म समभाव की दुनिया में एक ऐसी मिसाल है जिसका कोई सानी नहीं। महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह सिर्फ इस्लामी प्रचार का केंद्र नहीं बनी, बल्कि यहां से हर मजहब के लोगों की आपसी प्रेम का संदेश मिलता है। जी जी, तो आनंद तिवारी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी जगह से जहाँ सब लोग, बल्कि मैं कहूँ कि मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम जाते हैं अजमेर शरीफ में, वहाँ चादर भेजने से क्या वो परंपरा आगे बढ़ती है या सिर्फ एक परंपरा है, एक रिवायत है जिसको निभाया गया है? देखिए गजाली साहब, आपकी बातों में ही जवाब अपना छिपा हुआ है। देखिए, मोदी जी खुद कहते हैं कि ये 24 घंटा काम करते हैं। ये 24 घंटा क्या काम करते हैं? तो एक तो अपने नगर सेठ की चौकीदारी करते हैं और दूसरा ये 24 घंटा चुनाव लड़ते हैं। इस समय दिल्ली का चुनाव इनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये उसके लिए सारे कील कांटे दुरुस्त कर रहे हैं। तो अजमेर शरीफ के भी इन सारी चीजों को पूरी दुनिया के पैमाने पर लोग जानते हैं कि अजमेर शरीफ से क्या संदेश आता है। तो उस संदेश को धूमिल करने के लिए पहले इन्होंने विष्णु गुप्ता को लगा करके और तमाम चीजों को अपना लगा करके उसको सांप्रदायिक विद्वेष फैला करने की कोशिश की। फिर दूसरा, उस विद्वेष को ठंडा करने के लिए या दिल्ली का जो अच्छा ये चीज और है, दिल्ली में आप मत भूलिए कि संसद में 52% वोट बीजेपी पाती है, मोदी पाते हैं, और विधानसभा में 52% वोट केजरीवाल पाते हैं। तो अंतर वहां बहुत ज्यादा नहीं है। और केजरीवाल जिस तरीके से डोरा डाल रहे हैं ग्रंथियों को और ये पुजारियों को तनख्वाह देने की बात कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों की भरपाई ये कहां करना चाहते हैं?
तो साहब यही एक समुदाय है, उसके वो जिसको थोड़ा सा न्यूट्रल करना चाहते हैं, उसके लिए केरल से उठा करके अपने ये केरल के धनखड़ को ला करके पटक दिए बिहार में, और बिहार में आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल करके देश भर में। अच्छा, और उसके बाद ये अपने मार्केटिंग के तो ये मास्टर आदमी है, इनके पास सारी मीडिया है। अबे मीडिया एक तो एक करेगी, देखो 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 आरिफ मोहम्मद खान को, एक मुसलमान को ला करके इतना महत्वपूर्ण पद दे दिया, और जिस तरीके से धनखड़ को हमने उपराष्ट्रपति बनाया, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि आरिफ मोहम्मद खान भी वही हो। तो इस तरीके से इनकी पूरी सारी चीज, इनका शांति से, इनका धर्म से, इनका किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं है। इनको यह है कि अपने राष्ट्र सेठ की ये कैसे चाकरी करें, और देश की ये संपदा को अपने राष्ट्र सेठ के हवाले कर सके, उसके लिए इनको सत्ता चाहिए। और उस सत्ता का केंद्र इन्होंने महाराष्ट्र में इनकी जो चीचा लेदर हुई है, हरियाणा में उनकी जो चीचा लेदर हो रही है, या देश के पैमाने पर जो इनकी चीचा लेदर हो रही है, और आज की तारीख में भी बैसाखियों पर टिका हुआ युवा सरकार, तो इसलिए ये अपनी इज्जत बचाने के लिए दिल्ली का चुनाव, दिल्ली चली मोदी की ओर नारा देकर के लड़ने जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये अपने आप को दिल्ली का मुख्यमंत्री भी घोषित कर दें। तो ये सारी चीजें उसी प्रक्रिया में है। ये कोई नई चीज नहीं है चादर भेजना, लेकिन चादर की जिस तरीके से मार्केटिंग की जा रही है, ये मार्केटिंग ये इशारा करता है कि ये दो मुहा कैरेक्टर वाले लोग हैं, दोहरे चरित्र वाले लोग हैं, और इनके किसी बात पर कुछ भरोसा नहीं किया जाता है। ये 24 घंटा काम करते हैं, केवल अपने नगर सेठ के लिए काम करते हैं, जनता से इनका कोई मतलब नहीं है। और सत्ता पर ये केवल इसीलिए कब्जा चाहते हैं कि अपने नगर सेठ की चाकरी कर सके, उनके नमक की कीमत पर। धन्यवाद जी। माथुर साहब, जैसे आनंद तिवारी साहब ने कहा कि इनका मकसद जो है इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन जीतना है, उसी के लिए ये अपना थोड़ा सा न्यूट्रल करने के लिए चादर भेजी है। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या इसके पीछे इलेक्शन है या एक परंपरा है जिसको उन्होंने निभाया? देखिए, ऐसा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो आपने बहुत धीरे से कही, और वो ये शायद लोगों को पता नहीं कि अजमेर शरीफ में मुसलमानों से ज्यादा गैर मुसलमान जाते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी बात ये जो कि हमें शुरू में ही बतानी चाहिए थी अपने श्रोताओं को, और जो गैर मुसलमान जो जाते हैं, हमारी बात है कि उनमें हिंदू बहुत ज्यादा है। मतलब मैं जब भी अजमेर गया, मैं गया दरगाह शरीफ में, मतलब चादर तो चढ़ाना तो एक छोटी सी बात है, सब है। दूसरी बात ये देखिए, एक जो पॉइंट जो हम लोग अपने डिस्कशन में मिस कर रहे हैं वो ये है कि जब कोई आप एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी लेके कोई लीडर चलता है तो क्या होता है कि उसमें वो लगाम नहीं लगा पाता। जो उसके साथी लोग होते हैं वो उसके हाथ से बाहर निकल जाते हैं, और मुझे लगता है यही कुछ मोदी साहब के साथ हो रहा है। वो एक्सट्रीमिज्म को जिस तक ले जाना चाहते थे, एंटी मुस्लिम अपना जो प्लान था वो इलेक्शन के हिसाब से था, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था शायद कि वो जो जिनको ले जा रहे हैं वो लोग उनके हाथ के बाहर निकल जाएंगे, और वो ऐसा करेंगे कि इनके जो पूरे प्रोस्पेक्ट्स है, इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट, भी डैमेज होने लगे। मतलब तो मैं समझता हूँ कि जो मोहन भागवत कर रहे हैं, जो अब नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं, ये एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है, क्योंकि जो इनके जो ब्रिगेड जिसको लीड कर रहे थे वो इनके हाथ के बाहर निकल गई है। अभी आपने देखा किस तरह की वारदातें हुई यूपी में, बहराइच में, गाजीपुर में, ये सब तो ये बताता है कि ये सब चीजें जो है मोदी साहब और मैं समझता हूँ कि बीजेपी के जो हुक्मरान है वो नहीं चाहते थे कि चीजें इस कदर आगे चली जाए। क्योंकि वहां जो हो रहा है उसने मतलब मुसलमानों को तो जानी थी, हर एक सेंसिबल आदमी को, हिंदू को भी क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा उद्वेलित किया हुआ है। और ये नहीं है कोई सेकुलर हिंदू कोई किया हो, आप लोगों जो इनको वोट दे रहे थे, जो इनके साथ थे, जो इनके राष्ट्रवाद के नारे से प्रभावित हो रहे थे, वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब ये कैसे हो रहा है। मतलब तो चीजें इनके हाथ के बाहर जा रही है, और शायद ये जो है पूरा पूरा उनको लोगों को अपने कंट्रोल में बनाना चाह रहे हैं। और चाहे कोई भी हो, लेकिन अजमेर की दरगाह शरीफ के बारे में ये कहना है कि साहब यहाँ पर जो है क्या कहना चाहिए, ये मंदिर था या ये नहीं होनी चाहिए, इससे बड़ी तो कोई मैं समझता हूँ जहालत की और एक्टिविज्म की कोई बात ही नहीं हो सकती है। मतलब ये है वो कुछ भी बात हो,
उसी तरह की बेवकूफी की बातें, जैसे कहना है कि ताजमहल के नीचे मंदिर था, मतलब तो निहायत बेवकूफी की बातें हो रही हैं। और अब इस कदर हो रही है कि मुझे लगता है कि बीजेपी का जो थिंक टैंक है या जो इसके खैरख्वाह लोग हैं, उनको समझने लगा है कि उनके इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट को जो है ये खराब कर रही है चीजें, मतलब तो ये उनका एक डैमेज कंट्रोल है। अब जहां तक रहा, जैसे हमारे साथी लोग कह रहे थे कि इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो मोदी साहब की तो सारी राजनीति इलेक्शन की है, उसमें कोई नई बात थोड़ी है। वो आपका ये कहना है कि ये इस इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, उनकी तो पूरी पॉलिटिक्स ही इलेक्शन ओरिएंटेड है। वो तो 24 घंटे ही इलेक्शन के मूड में रहती है पार्टी और वो सब है। तो मैं तो समझता हूँ कि इसमें कोई नई बात नहीं है। तो अब वो दिल्ली में क्या होगा, कैसा होगा, ये बात तो इलेक्शन की तो वक्त ही बताएगा। हाँ, एक बात बिल्कुल सही है, ये मोदी साहब के मन में है, क्योंकि उनकी थिंकिंग एक बड़ी वैसी है क्या कहना चाहिए, एक फासिस्ट थिंकिंग। उनके मन में ये कांटा जरूर है कि सारे हिंदुस्तान पे उनका हक हो गया, लेकिन जो हिंदुस्तान की राजधानी है वहां उनका हक नहीं हो पाया। ये कांटा उनके मन में जरूर है कि सब जगह तो हो गया, लेकिन बताइए जो वो राजधानी है वहां पर हमारा जो है अभी तक हुकूमत हमारी नहीं बनी। इसलिए वो कोशिश पूरी करेंगे और उसके लिए वो कोई भी हरकत कर सकते हैं। केजरीवाल को जैसे जेल में डाला, सब कुछ किया, चाहे चूक हुआ नहीं हुआ, कांग्रेस को तो गाली देते ही है, लेकिन मुझे किसी भी तरह नहीं लगता कि जो है वो पावर दोबारा आ पाएंगे, मतलब बीजेपी आ पाएगी, चाहे वो लाख करें। कहना भी बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन वो रिजल्ट अगर होगा भी तो मैं समझता हूँ कि ये एक ट्रायंगुलर फाइट है, जिसमें कि कांग्रेस और बीजेपी जो है, कांग्रेस काफी अच्छा तेजी से आगे बढ़ रही है, और मुझे लगता है कि शायद ये बीजेपी अगर नंबर 3 पे आ जाए, कांग्रेस के पीछे चली जाए, तो भी मुझे ताजुब नहीं होगा इस बात पे, मतलब क्योंकि कांग्रेस जो है गेन कर रही है। खैर वो तो बात जाने दीजिए, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये सही है कि ये पूरा जो मामला है इनका जो है, सभी में इलेक्शन होता रहता है। इलेक्शन के अलावा जो सबसे बड़ी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये, इलेक्शन तो ज्यादा की अब इनको लग रहा है कि सिचुएशन के हाथ के बाहर निकल रही है, और जिन लोगों को ये अपना बताते थे वो सब इनका कहना नहीं मान रहे हैं, और अब वो इस तरह का मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं इसके आगे तो मैं नहीं जाना चाहिए, एंड हिटिंग मुस्लिम्स और टेकिंग द कॉज एंड ऑल दैट, क्योंकि इसका जो भी है इलेक्टोरल डिसएडवांटेज होगा। और साथ साथ ये भी है कि इस चीजों की जो आप अगर पढ़े, फॉरेन प्रेस देखे आप, तो वहां बहुत बदनामी हो रही है हिंदुस्तान की इसमें, जिसका कि मतलब काफी चीजों पे बड़ा बुरा असर पड़ रहा है, इकोनॉमी पे भी बड़ा असर पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सारी जो चीजें हैं जो भागवत जी कर रहे हैं, जो मोदी जी अब कर रहे हैं, ये बेसिकली हम इनको एक शॉर्ट से कह सकते हैं कि दे आर डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज। जी सलीम साहब, हमारे पास टाइम बहुत नहीं बचा है, खत्म हो चुका है, तो 30 सेकंड में आपकी आखिरी टिप्पणी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी का मैं बहुत बड़ा आलोचक हूं, लेकिन व्यक्तिगत तौर से हमारा उससे कोई झगड़ा नहीं है। उसके जो विचार हैं, उनके जो आचार हैं, और उसका जो प्रकट होता है उनकी जबान से, उसकी वजह से हम उनकी आलोचना करते हैं। तो वो जितने गलत बात बोलेंगे, जितने गलत काम करेंगे, हम उनकी जो है वो भरपूर आलोचना करेंगे। लेकिन अगर उनका कोई ऐसा काम आता है किसी वजह से, किसी मकसद से, उसकी जो भी उनकी नियत, कोई ऐसा काम आता है जिससे कि अच्छा संदेश जाता है, तो हम उसका स्वागत करेंगे। तो मेरा तो ऐसा ख्याल है कि बहुत दिनों के बाद मोदी जी ने कोई ऐसा काम किया और हम लोगों को मौका दिया है कि उनकी किसी एक्शन को हम अप्रिशिएट कर सकें, तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।